आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां जम्मू कश्मीर से हमारी शुरुआत रहेगी, यानी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स बताएंगे। कल रात एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या कुछ सियासत है उस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ और बातें भी होंगी, और आज सेहत शोबे के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका जो फीडबैक हमारे पास है वो हुकूमत तक आए, और हुकूमत अपनी पॉलिसी साजी जब करें, जब वो मनसूबाबंदी करें, तो उस फीडबैक को वो मलहूज़ नज़र रखें, ताकि साल 2022 के लिए जब नए साल में हम जाएंगे और नई प्लानिंग के साथ जाएं, तो वहां पर उन मुश्किलों का अजाला हो, हल निकले। ये हमारी उम्मीद रहेगी आज के दिन भी। और 3 पड़ावों पर प्रोग्राम चलता है जी। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे तो आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, फोन लाइन्स खुल जाएंगी हमारी। आप अपने इलाके के मसाइल उठा सकते हैं, हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ इस वक्त जब आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया साइट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फेसबुक पर हम बराह रास्त नशरियात लेकर आपके साथ हैं, यानी आप अपने फोन पर भी हमें देख सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब पर हमारी नशरियात लाइव है, आप वहां पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के साथ साथ कू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और खबरों से बाखबर भी रह सकते हैं। और आप और हम वहां पर अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा प्रोग्रामों के बारे में। तो फिलहाल ये तो तरतीब रहेगी जनाब आने वाले प्रोग्राम की, यानी 10 बजे तक आप और हमारा साथ देंगे इस प्रोग्राम सलाम जेके में। लेकिन पहले पड़ाव पर जरा माजी की याद को देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आसिफ रशीद के आज के दिन क्या कुछ था हिस्ट्री ऑफ द डे में। शुरुआत प्रोग्राम की करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त, और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज का दिन क्यों अहम है और माजी में कुछ अहम हालात वाकयात ग्राउंड पर नजर दौड़ाते हैं। साल था 2003, तारीख थी 14 दिसंबर, जब पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर रावलपिंडी के अंदर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन इस हमले में वो किसी तरीके से बच निकले। आज ही के दिन जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 644 ईस्वी में 14 तारीख दिसंबर की आती है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सोम नामजद हुए। 1918 में आज ही के दिन बरतानिया की हुकूमत ने खवातीन को अवामी इंतखाबात में हक राय दही तफवीज किया, यानी जो वोटिंग राइट्स थे विमेन्स को, खवातीन को, वो साल 1918 में बरतानिया के अंदर दिए गए, और तारीख थी 14 दिसंबर 1918 का साल। 1922 में आज ही के दिन बरतानिया में आम इंतखाबात भी हुए, और आज ही के दिन खवातीन को भी, जो इससे पीछे मैंने आपको बताया कि 1918 में पहली बार उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, और 1922 में आम इंतखाबात की शुरुआत हुई थी। साल 1983 में जनरल एच.एम. इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का सदर करार दिया, जिसके बाद यहां पर कई बार उन पर कातिलाना हमले भी हुए और कई पॉलिटिकल किलिंग्स भी बांग्लादेश के अंदर देखी गई। और आज का दिन भारतीय अदाकार राज कपूर के हवाले से भी काफी अहम है, क्योंकि 14 दिसंबर 1924 को मारूफ फिल्मी अदाकार राज कपूर आज के दिन पैदा हुए थे। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये सारी चीजें जो आपको बताना इंतहाई जरूरी था, और कुछ अहम वाकयात जो माजी में हुए थे। आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं और उस खबर के साथ शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की जो हम या आप सबसे जुड़ी है। चूंकि घर की रसोई पर इतना असर पड़ा है साल 2021 के जाते जाते भी, चूंकि महंगाई ने आम आदमी की शहर से गांव देहात तक नवंबर के महीने में भी कमर तोड़ी है, और सरकारी आदादोशुमार भी एक बार फिर सामने आ गए हैं। अफरात ज़र की शरह जो है वो सामने आई है, और इन्फ्लेशन, अफरात ज़र रिटेल इन्फ्लेशन जो है जी, यानी जो हम बाद में लेते हैं, एक तो होलसेल इन्फ्लेशन है, दूसरा रिटेल इन्फ्लेशन है, उसके एदादोशुमार सामने आए हैं। और उन एदादोशुमार के अंदर जम्मू कश्मीर सबसे महंगी रियासत के तौर पर सामने आ रही है, जहां पर अफरात ज़र, रिटेल अफरात ज़र जो नवंबर का महीने का सामने आया है, दैट इज 7.10%, 7.10% है ये जी जम्मू कश्मीर। और पूरे मुल्क के अंदर
ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट पर है, यानी पहले नंबर पर अगर कहीं पर सबसे ज्यादा महंगाई है तो वो आपको जम्मू कश्मीर दिखेगी। अब इसके पीछे वजूहात भी बड़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंपोर्ट करता है जी बाकी रियासतों से खाने पीने की अशिया, और कमोबेश इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 40,000 करोड़ रुपए सालाना अशियाई खुर्दनी लाई जाती है बाकी रियासतों से जम्मू कश्मीर। अब जब ये लाई जाती है तो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, जब आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा मामला है। और गुज़श्ता महीनों के दौरान इन्फ्लेशन जो थी वो बढ़ रही थी, इसलिए भी क्योंकि तेल, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, उसकी रेट्स लगातार बढ़ रही थी, और उससे बाजार में महंगाई की शरह बढ़ी, और महंगाई की शरह डबल बढ़ी जनाब जम्मू कश्मीर आते आते, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अपने ट्रांसपोर्ट पर खर्च करना पड़ेगा। 40,000 करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमारी रियासत कहां पर खड़ी है वो आप इसका बेसलाइन ले सकते हैं जी। आरबीआई ने जो सीपीआई लगाया है अपना इन्फ्लेशन का, वो कह रहे हैं जी जनाब ये रहेगा जी साल 2021-22 के लिए 5.3% मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर 5.3% की उम्मीद लगाई जा रही है अगले साल के लिए भी, और इस साल भी 4.8 के आसपास ही कहीं इसको रोक दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते डेट इज 7.10%। तो आप देख सकते हैं कि क्यों रेट जो है वो आगे जा रही है। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आप देखते हैं तो हम कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल भी नहीं है, और कंफर्टेबल जोन में न होने की वजह से हमारे पास एक ही वाया मीडिया है, वो है ट्रक, जिसके जरिए से आप सामान लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं। यानी आपने बम्बई से कोई माल खरीदा, दिल्ली से कोई चीज खरीदी, पंजाब से कोई चीज खरीदी, इसको कश्मीर लाना है तो आपके पास सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रक वाला निजाम है, और वहां पर डीजल की रेट्स क्या है वो आपके सामने है, और फिर हमारा नेशनल हाईवे का हाल क्या है वो आपके सामने है। तो रेट्स आपकी बढ़ जाती है। जब तक माना जा रहा है माहिरीन की तरफ से ट्रेन रेल का सफर मुकम्मल तौर पर नहीं चलता है और माल बरदार गाड़ियां नहीं आती हैं, तब तक यह मामला इसी तरीके से होगा। थोड़ी सी राहत जो है वो उस वक्त आपको मिलेगी जब माल बरदार ट्रेन आना शुरू हो जाएंगी, उससे आपको थोड़ी बहुत राहत जो है मिल सकती है। फिलहाल और भी इसमें इशफाक ऐड करते चले, क्योंकि जब मकामी सतह पर बात हो रही है, जम्मू कश्मीर यूटी को भी इस बार किसी किस्म की राहत ज्यादा नहीं है। सब्जियों की अच्छी खासी पैदावार जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्की सतह पर जब आप देखते हैं तो सब्जियों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और इसका असर बराह रास्त जम्मू कश्मीर में भी देखा गया है। जो 5.5% के आसपास सब्जियों के दाम अक्टूबर में थे, वो इस बार जो परसेंटेज बढ़कर 7.54% तक पहुंच गई है, वो भी एक काफी ज्यादा सोच विचार करने वाला पॉइंट है। दूसरी बात ये, जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो बाहर से ज्यादा सब्जियां खरीदी गई। जिन रियासतों का नाम या यूटीज का नाम आता है उनमें भी जम्मू कश्मीर सरे फहरिस्त है, जिसका मतलब यह हुआ कि अच्छी खासी पैदावार होने के बावजूद भी मकामी सतह पर किसी किस्म की राहत नहीं, और गांव के मुकाबले शहरी इलाकों में इस बार तकरीबन 0.51% का इजाफा महंगाई में देखा गया है इन आदादोशुमार के मुताबिक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुताबिक जो इन्फ्लेशन है डेट वाज 4.48% इन अक्टूबर 2021, और उसके बाद 6.93% ये रही जी नवंबर 2020 में, और इसमें थोड़ी सी आसानी आई जी कब, जब अगस्त का महीना आया तो ये चली गई जी 5.3% तक, और इसमें मजीद बेहतरी देखने को मिली सितंबर में 4.35%, और अक्टूबर आते आते 4.48% तक ये चली गई है। लेकिन जब आप इसको जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो ये उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि स्टैटिक 7 और 8 के बीच में ही रहा है, 9 तक भी चला गया है। इसकी बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम हमारे पास माकूल नहीं है, और तीसरा, जो बुनियादी सतह पर हमारा अपना प्रोडक्शन होना चाहिए था, चावल आज आप बाहर से लाते हैं, सब्जियां आपकी नेबरिंग स्टेट से आती है, अंडे, मुर्गियां और दीगर चीजें, फल फ्रूट, वो आपकी बाहर स्टेट से आती है। तो स्टेट अपनी पैदावार को बढ़ा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल आपकी इन्फ्लेशन की इस तरीके की हो रही है। और जब तक ये सारे पैरामीटर्स पर काम नहीं होगा, तब तक आपका बजट हर दिन बिगड़ता ही रहेगा। फिलहाल ये तो पेशन गोई है जी।
चलिए जी, दूसरी खबर की ओर आते हैं जी। बात जब आपको हमने बजट की बता दी तो जरा बेरोजगारी के हवाले से भी आपको बताते चले। और सरकार ने एक बड़ा मंसूबा हाथ में लिया था जी हिमायत प्रोग्राम को लेकर, और कहा था कि ये हिमायत को जब इंट्रोड्यूस किया गया था साबिका दौर में, कहा गया था कि ये हिमायत जी नौजवानों की हिमायत करेगा और उन्हें उस दलदल से बाहर निकालेगा जहां पर वो हर दिन पस्ती के अंदर जीते हैं, लेकिन अब उन्हें बाइख्तियार बनाया जाएगा। उनकी सलाहियतों को देखकर उन्हें टेक्निकल तालीम दी जाएगी और उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां फराहम की जाएंगी। लेकिन माना जा रहा है इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये हिमायत स्कीम भी ज्यादा बेहतर तौर पर सामने नहीं आई। जिस तरीके की उम्मीदें इससे लगाई जा रही थी बेरोजगार नौजवानों की जम्मू कश्मीर के अंदर, यह भी एक फ्लॉप शो के तौर पर ही अभी तक सामने नजर आई है। स्टैटिक्स अपनी जगह हो सकते हैं जी, इतने हजार इतने लाख डाटा सेकेंड, लेकिन तवारीखी पस मंजर में है और हकीकत के आईने में जब आप इसको देखेंगे, हिमायत उतनी बड़ी हिमायत लेकर नौजवानों के लिए नहीं आ पाया जो उम्मीद लगाई जा रही थी। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीगर लोगों को कहा गया था कि वो मोबिलाइज करे जी नौजवानों को, फिर उनको अकॉर्डिंगली तरबियत दी जाएगी और उन्हें प्राइवेट सेक्टर तक लिया जाएगा। जो एक रफ अंदाजा है, साल 2016 से 2019 के दरमियान एक टारगेट रखा गया था कि कमोबेश 50,000 से ज्यादा नौजवानों को जी हमने अपने पांव पे खड़ा करना है, वो जी 4% या 5% तक ही महदूद होकर रह गया है। और फिर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, रिटेल एसोसिएट, हेल्थ, लैब, सेल्स, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर्स बताए गए थे नौजवानों को। देखिए, आप सिर्फ सरकारी रोजगार तक महदूद ना रहे, बल्कि इनको भी अपना करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, एक अच्छी पहल थी। लेकिन आज के दिन जब हम इस हिमायत स्कीम का पोस्टमार्टम करते हैं तो पता लगता है कि जिस शिद्दत के साथ इसको शुरू किया गया था, उसी शिद्दत के साथ ये आज दम तोड़ बैठ रही है। और वो ख्वाब जो दिखाया गया था कि अपने पैरों पर अपनी खड़ा होना है जी नौजवान ने, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। 3 वर्षों के दौरान जो फिक्स टारगेट था 40,000 प्लस नौजवानों को तरबियत फराहम करनी थी और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में जाकर ये काम भी कर सकते थे, यानी तरबियत हिमायत स्कीम के तहत मिलनी थी। लेकिन सिर्फ 8% उस टारगेट को अचीव करने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया कामयाब हो पाई। साल 2016 से 2019 तक इसमें मुख्तलिफ वजूहात का भी हवाला दिया गया है किस वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई। लेकिन मुट्ठी भर ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ हिमायत स्कीम के तहत अब तक रोजगार हासिल करने में यूनियन टेरिटरी के अंदर कामयाब रहे। और रियासती निजाम से इस हिमायत स्कीम की शुरुआत हुई थी, यूटी में दाखिल होने के बाद भी कोई अहम पेशरफ्त या कोई इसके ज्यादा मुस्बत नताइज फिलहाल सामने नजर नहीं आए हैं। और सिर्फ 4,500 के आसपास लोग अभी तक जो नौजवान हैं, 3 वर्षों के आदादोशुमार जो एक अंदाजा है अनऑफिशियल, उसमें तकरीबन 8% ही ऐसे नौजवान हैं जो तरबियत तो हासिल की, रोजगार इनमें से भी मुट्ठी भर लोगों को मिला। यानी एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की जो तादाद है वो आज के वक्त में इसी तरीके से रह गई है, जो गैर फाल भी अलग अलग शोबों में नजर आती है। चलिए, इससे पहले कि मैं दूसरी खबर पर जाऊं, मेरी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है, जरा देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा क्योंकि बड़े लोग जी मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में। तो टेक्निकल टीम जरा ध्यान दे जी, यूट्यूब का हाल क्या कुछ है, क्योंकि माना जरा यूट्यूब पर कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासी आपको बताते हैं, क्योंकि सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज है। क्योंकि दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और इजलास से कबल जहां बीजेपी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए, उन्होंने कहा कि जनाब कमीशन को वो अदब और एहतराम करते हैं और कमीशन के सामने हाजिर भी रहेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, अपनी बात को रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खत लिखा गया था, तफसील हमने आपको कल भी बता दी। लेकिन अब जो जराया से हमारे पास खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी कमीशन के सामने हाजिर होगा, मीटिंग अटेंड करेगा। जराया से हमारे पास खबर है, क्योंकि पार्टी के इनर सोर्सेज से जो जराया हमारे बता रहे हैं कि तीनों मेंबरान पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन साहब जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, और इस सिलसिले में हदबंदी कमीशन के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ पहले भी आया था। जब कमीशन बना था एतराज खड़ा किया गया था, जब कमीशन ने काम शुरू किया तो तहरीरी खत लिखा गया। उसके बाद श्रीनगर आते आते कमीशन के सामने उनके मेंबरान मिले और चंद अहम और बुनियादी सवाल रखे। अब जब कमीशन एसोसिएट मेंबर्स के पास जा रहा है, उनसे मीटिंग कर रहा है, तो सवाल था कि एजेंडा दे दीजिए। तो खबर यह है कि एजेंडा तो 20 तारीख को ही मिलेगा और एजेंडे के अंदर की कहानी यह है कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो 20 तारीख या 19 तारीख की शाम को ही मेंबरों को दिया जाएगा, ताकि 20 तारीख को इस पर
मशवरा किया जाए। इस तरीके की खबरें जो है वो हदबंदी कमीशन से आ रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो शायद इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और अपना मौकफ, पार्टी का मौकफ और जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल से बाखबर होने की वजह से उन्हें माना जा रहा कि बड़ी अहम जिम्मेदारी इन मेंबरों पर होगी ताकि वो अपनी बात को वहां पर रखे। अब एसोसिएट मेंबर्स का मामला कितना माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा, यह तो हदबंदी कमीशन के जिम्मेदारों ने फैसला लेना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमीशन के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हाजिर होंगे। अब एक होगा, दो होंगे या तीनों होंगे, ये वक्त फैसला करेगा, क्योंकि हतमी फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के अंदर मौजूद है और लगातार मशावरत तीनों मेंबरों से की, दोनों मेंबरों से की है और पार्टी की क़यादत को भी इस सिलसिले में जो उनका कोर ग्रुप का इजलास है शायद वो भी आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है, ताकि 20 तारीख को जब इजलास होगा तो उस इजलास के अंदर एक बुनियादी मौकफ लेकर जाया जा सके। तो फिलहाल जराए हमें बता रहे हैं, पार्टी के इनर क्वार्टर से यही खबर है कि रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में हदबंदी कमीशन ने जो इजलास तलब किया है एसोसिएट मेंबर्स का जम्मू कश्मीर के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उसमें शिरकत करेगी। जराया हमें लगातार यही इतला दे रहे हैं। 18 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी अरकान दूर रहे थे जिन्हें एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर नामजद किया गया था और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा बीजेपी से दोनों, जम्मू कश्मीर से इन दोनों ने नुमाइंदगी की थी। लेकिन अब तवक्को की जा रही कि वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शिरकत करेगी। और कल ही हमने आपको बताया था कि पैनल को खत लिखकर एजेंडा बताने को कहा गया था, लेकिन अब इस मीटिंग में जहां पहले साफ किया गया था और मजीद इसमें तफसीलात का भी इंतजार रहेगा, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही कि जल्द उनकी तरफ से ऑफिशियल भी इस चीज को किया जा सकता है। पब्लिक डोमेन में भी एनसी ये बात लाएगी। बात जरा अब श्रीनगर की करते हैं, जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल जो इस वक्त एजेंसियां हैं या फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान और यहां तक कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की भी डायरेक्ट नजर है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में मुसल्लह फोर्सेज पर, पुलिस फोर्स पर देर रात हमला हुआ, बल्कि शाम 7 बजे के आसपास का वक्त था और आपको याद होगा कि कांस्टेबल और एक एएसआई ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। 12 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसकी तस्दीक पुलिस ने भी कर दी। इस सारे हमले के बाद पेशरफ्त क्या हुई कि दिल्ली तक हलचल काफी ज्यादा देखी गई और वज़ीर-ए-आज़म ने आज खुद इस चीज का न सिर्फ नोटिस लिया, मुतलकिद से तफसीलात तलब की, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनके दफ्तर से एक ट्वीट भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने लवाहिकीन के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया और जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। हमले की दोनों तस्वीरें आपके सामने है। बस को अंधाधुंध फायरिंग से निशाना बनाया गया श्रीनगर के जेवन इलाके में और दूसरी तरफ इसके बाद जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, राहगीरों की तलाशी ली जा रही थी। कुछ देर तक यहां काफी अफरा तफरी का आलम भी रहा, हालांकि देर रात तकरीबन 10 बजते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी और रात प्रोग्राम में भी हमने आपको अपडेट किया था। लेकिन हमला उस एरिया के अंदर हुआ जिस इलाके को काफी हसास भी माना जाता और हाई सिक्योरिटी जोन भी एक हिसाब से, चूंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नजदीक है, इस तरह की खबरें हैं। और दूसरी तरफ इस इलाके के अंदर जहां पर ये सभी पुलिस एहलकार वापसी कर रहे थे और ज्यादातर इनमें 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार जो कांस्टेबल के रैंक के थे, लेकिन उनके साथ साथ एक एएसआई भी जो हमले का शिकार हुए, रामबन से उनका ताल्लुक और रियासी से एक पुलिस एहलकार का ताल्लुक जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और उसके बाद एक एक करके ट्वीट्स भी जरा आपको दिखाएंगे। पहला ट्वीट जो है वो दिल्ली से सामने आया, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहला ट्वीट किया, तस्दीक कर दी कि 2 जख्मी पुलिस एहलकार इसमें दम तोड़ बैठे हैं। ये पहला ट्वीट है जो वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से सामने आया। उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उस पर तफसीलात भी तलब की और हमले के हवाले से भी डिटेल्स उन्होंने मांगी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने इस हमले की अपने अपने अंदाज में न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने सरकार के वादी कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं, इन दावों पर भी इस ट्वीट के जरिए सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ उन्होंने लवाहिकीन के साथ उन्होंने ताजियत का इजहार किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट सामने आया, अपनी पार्टी के कुछ लीडरान का ट्वीट सामने आया है, एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मट्टू का ट्वीट सामने आया, मोहम्मद अशरफ मीर अपनी पार्टी की जानिब से भी लगातार इन सभी लीडरान को रिट्वीट किया जा रहा था, उस्मान नजीर इनका ट्वीट सामने आया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से ट्वीट आया, गुलाम हसन मीर जिनने इस फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट किया। कांग्रेस के दफ्तर से भी ट्वीट किया गया हमले की, उनने भी मजम्मत की। और ये वो ट्वीट जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके दफ्तर से जब ट्वीट हुआ तो इस हमले की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उनने शोहदा को। अच्छा जी, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9th बटालियन आर्म फोर्स की गाड़ी थी, गाड़ी आपके सामने, और हमला फ्रंट लाइन से हुआ है, आगे से हुआ है। और फिर वो पुलवामा का इंसिडेंट को थोड़ा सा याद कीजिएगा तो आपको बड़ी चीजें इसमें आएंगी। नेशनल हाईवे का ये मामला है और कहा गया था कि हाईवे पे जी परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन ये कुछ जो हुआ है ये बड़ा सवाल है। क्या इसे सिक्योरिटी लैप्स माना जाए, सिक्योरिटी में चूक मानी जाए? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं लोगों से, और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं तो एहतियात क्यों नहीं बरता जा रहा है। तो बहरहाल जनाब शाम 6 बजे के करीब ये वाकया सामने आया था, 6 से 7 बजे के दरमियान ये वाकया करीब आया, जब 9th बटालियन आर्म फोर्स की गाड़ी जो थी ये श्रीनगर से वापसी अपने इलाके की ओर जा रही थी, तो जेवन के मकाम पर इस पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई है। और पुलिस बयान के मुताबिक खुदकार हथियारों से फायरिंग करने वाला मिलिटेंट भी जख्मी हुआ है। रिटेलिएशन में आईजीपी कश्मीर की तरफ से बयान दिया गया है और उसके बाद लगातार बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। सियासी जमातों ने अपने तरीके से कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइन सब ने इसकी मजम्मत की है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज सुबह भी हम कंफर्म कर रहे थे तो कहा गया जनाब ज्यादा मुस्तहकम हालात नहीं है। 10 अभी भी 10 आर्म फोर्स के जवान जो है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस के जवान जो है वो फौजी अस्पताल में जेर इलाज है और एक नौजवान को बोन्सन जॉइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम अबूरी तो इब्तदाई तौर पर जो इंटेलिजेंस ज़राया की तरफ से हमारे पास इतलात है और पुलिस ज़राया जो बता रहे हैं कि आसपास की फुटेज और दीगर चीज़ों को जी खंगाला जा रहा है और बहुत जल्द इस हमले में जो मुलविस लोग हैं उन्हें आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आईजीपी कश्मीर की तरफ से खसूसी टीम जो है वो इस वाक़े के लिए तश्कील दे दी गई है जो पूरे मामले की नज़र रखेंगे और इसमें जो लोग मुलविस हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो था जनाब मामला कल का, लेकिन इसमें अभी भी ये इतला है कि 2 नौजवान जो कल इंतहाई जख्मी हालात में थे उनकी हालत अभी भी स्टेबल नहीं है और कुछ और भी जवान जो है वो जख्मी है। लेटेस्ट होप्स हो कि सारे रूबत सेहत हो और बेहतरी की तरह वो आगे आएगी। जी आसिफ, चलिए बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी जरा करते हैं, चूंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को लेकर शिकायत काफी ज्यादा मौसूल हुई थी और चीफ सेक्रेटरी ने भी गुज़श्ता दिनों इस मामले का काफी सख्त नोटिस लिया था। और अब जो ज़ेरे इल्तवा मामलात हैं, खासतौर से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सभी महकमों को अब हिदायत दी गई है और पेशरफ्त की भी उम्मीद है। तकरीबन 100 के करीब आज के वक्त में जो केसेस हैं ज़ेरे इल्तवा उनका निपटारा जरूर हुआ है, लेकिन कब हुआ? जब जीएडी की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया और जीएडी के सख्त मौकिफ के बाद 100 के करीब इंक्वायरी जो पेंडिंग थी उनको क्लियर तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी जिन महकमों के अंडर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं शिकायत काफी ज्यादा थी और एलजी के दफ्तर तक शिकायत पहुंची थी। सभी महकमों को फौरी तौर पर इन इंक्वायरी को निपटाने के लिए इन महकमों को हिदायत दे दी गई है जिनके खिलाफ शिकायत एलजी के दफ्तर में पहुंची थी। जनाब मामला रिश्वत सतानी का है और रिश्वत में मुलविस अफसरान का है, सरकारी बाबुओं का है और ये माना जा रहा था कि जनाब एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस और दीगर इदारे जब कार्रवाई करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स भी होता है अगर किसी डिपार्टमेंट का कोई अफसर है, और जब सिविल सेक्रेटरी फाइल चली जाती थी तो उस पर कोई काम नहीं होता। तो लास्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद रिव्यू लिया गया तो रिव्यू में कहा गया कि जनाब 100 के करीब केसेस में ऑलरेडी जीएडी की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है और उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे के तहत अब सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जितनी भी पेंडिंग इंक्वायरियां हैं, डिपार्टमेंटल पेंडिंग इंक्वायरियां, चाहे वो एम्बेजलमेंट की है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की है या किसी हसास इदारे की तरफ से इनपुट दिया गया है और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है, तो उन सभी मामलों का संजीदा नोटिस लिया जाए और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करके कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए। एक टाइम फ्रेम दे दिया गया जी, हर 15 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह एड्रेस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स जीएडी को कि कुल कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और उन कार्रवाइयों को मुकम्मल, कुल कितने केसेस थे उनमें कितने मुकम्मल हुए और कितने के लिए कार्रवाई की गई। इसमें यह भी कहा गया कि अगर एनफोर्समेंट
एनफोर्समेंट एजेंसियों से कोई राब्ता करना पड़ा और उन्हें दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट्स लेने पड़े, तो उसमें विजिलेंस हो, कैब हो या दीगर इदारे हो, उन्हें भी कहा गया कि वो जल्दी जल्दी से फाइलों को आगे चलाएं ताकि जो लोग अभी भी सिस्टम के अंदर है और करप्ट है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 100 का फिगर तो हमने आपको बता दिया, फाइलें मुकम्मल कर दी गई है, ऑर्डर्स बहुत जल्द जारी होंगे, या तो उन्हें बरतरफ किया जाएगा या सस्पेंशन में चले जाएंगे वो सारे। इसके साथ साथ माना जा रहा है कि टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स की भी फाइलें खुली हैं, जिनमें कुछ साबिका ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और कुछ सिस्टम के अंदर लोग भी आज बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का चाबुक चल सकता है, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को क्लियर कट ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि रैंक एंड फाइल के लिए कोई भी तमीज नहीं है। जो जहां पर है, अगर रिश्वत में पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेट अस होप सो कि कार्रवाई हो और रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि सही में एक अदल का और निजाम ऐसा बने जिसकी हमें इस वक्त अशद जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, जरा बात कोविड-19 के हवाले से करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं महकमा सेहत के, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 48 घंटों में 1 दर्जन के करीब लोगों ने अपनी जान जम्मू कश्मीर यूटी में गंवा दी है। कल जहां पर हमने आपको बताया था कि कोविड की वजह से 4 अमवात 24 घंटों में हुई थी, तो उसके बाद से जो 24 घंटे बीते हैं इनमें भी 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोविड से मुतासर अफराद थे और कोविड पॉजिटिव आने के बाद इन सभी के अब केसेस जो है वो 119 के पास पॉजिटिव तो पाई गए हैं, लेकिन 4 मजीद अमवात यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है। इस तरीके से तादाद अभी तक जो मरने वालों की है जम्मू कश्मीर के अंदर वो ऑलरेडी 4500 तक पहले ही पहुंच गई है। 4 मजीद पॉजिटिव केसेस जिनके थे वो इंतकाल कर गए हैं और सीनियर IAS ऑफिसर और इनके कुछ बाकी घर वाले भी जो पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू के अंदर इंतजामिया ने जहां पर कोविड केसेस और भी आए तो 2 मजीद कोविड कंटेनमेंट जोन्स बना दिए हैं और इन एरियाज के अंदर बंदिशें आयद कर दी गई हैं। 119 केसेस में कश्मीर सबसे ज्यादा है। लद्दाख के अंदर कल 12 केसेस थे, परसों 14 केसेस थे, लेकिन आज 18 केसेस की तस्दीक जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी हुई है। इस तरीके से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर यह बताया जाता है कि एक 55 साला शख्स जो कि कोविड-19 का शिकार होकर फुली वैक्सीनेटेड था, वैक्सीन ले चुका था, दोनों खुराकें ली थी, वो भी कोविड-19 का शिकार होकर चल बसा। और इसी तरीके से GMC जम्मू के अंदर जहां पर इस शख्स की मौत हुई तो एक और मौत की यहां तस्दीक हुई, जबकि 2 अमवात वादी कश्मीर से हुई हैं और 4 पिछले 24 घंटों के दौरान। जहां तक बात ब्लैक फंगस की है तो उस पर भी अपडेट यह है GMC जम्मू की तरफ से कि कोई भी ब्लैक फंगस का केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट नहीं हुआ है। चलिए जी, यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बैक टू बैक खबरें बताएंगे, आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज का प्रोग्राम क्या कुछ है। लेकिन आज के प्रोग्राम से पहले पार्टी के अंदर फूट के आसार भी है। नाजरीन बताएंगे आपको डिटेल के साथ इस खबर को, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।